अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मनीर मेमन के साथ। गुज़िश्ता हफ्ते जिस तरीके से स्टॉक मार्केट ने परफॉर्म किया, लोग हमसे पूरे हफ्ते ये बात सवाल करते रहे कि जिस तरीके से मुआशी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, जिस तरीके से खबरें निकल के आ रही हैं, जहां पे एक तरफ हुकूमत FVR के टैक्स निजाम के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को लाने के लिए सोच रही है, तो दूसरी जानिब आप शौकत तरीन साहब ने मिनी बजट के लिए पेशन गोई कर दी है। और ये जब तमाम तर मामलात होते हैं, सूरत हाल जिस तरीके से डेवलप होती है, तो लोग कहीं ना कहीं इस बात का के लिए पैनिक करते हैं कि शायद ना जाने इकोनॉमी में क्या कुछ तब्दीलियां होने जाएं। लेकिन इकोनॉमी की जब तब्दीलियां होती हैं और इकोनॉमी में जब उतार चढ़ाव देखने में आता है, और खास तौर पे ये उतार चढ़ाव आपके सेंट्रल बैंक की तरफ से आए मॉनेटरी पॉलिसी की तब्दीली की सूरत में, या हुकूमत की तरफ से आए मिनी बजट की सूरत में, तो ये दो ऐसे डिसाइसिव पॉइंट्स होते हैं जो कि ना सिर्फ पूरी इंडस्ट्री को बल्कि इसके असरात स्टॉक मार्केट के ऊपर नजर आते हैं। पूरे हफ्ते आपने यही सवाल किया कि आपने इंडस्ट्री की बात की, लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए प्रिसाइसली क्यों गुफ्तगू नहीं की। तो आज आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हम स्टॉक मार्केट के लिए ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि जो गुज़िश्ता हफ्ते जो सूरत हाल डेवलप रही, उस सूरत हाल के बाद स्टॉक मार्केट आगे कहां खड़ी है, और जिस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसीज नजर आई, उन पॉलिसीज के बाद आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट में अगर कोई तब्दीली या रद्द-बदल होता है तो उसके असरात स्टॉक मार्केट में क्या होंगे। मेरे साथ आज स्टूडियोज में ज्वाइन करें जनाब सुहेल फारूक साहब, जो कि मार्केट एक्सपर्ट भी हैं। इनसे जरा बात करेंगे और जानेंगे कि हमारे स्टॉक मार्केट का रुख क्या है, और सबसे पहले कि मईशत का रुख क्या है। सुहेल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुहेल साहब, आप मार्केट को बड़ी क्लोजली वॉच करते हैं। मईशत के अगर मैं ऊपर पहले बात करूं कि मईशत इस वक्त किन डायनेमिक्स पे परफॉर्म कर रही है, किन लेवल्स पे परफॉर्म कर रही है, तो ये जरा बेहतर होगा कि हम बात करें कि फिर स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करे। तो मईशत के बारे में आपका क्या ख्याल नजर आ रहा है इस वक्त? मईशत तो मेरे ख्याल से वैसे ही परफॉर्म कर रही है जैसे हमने सोचा था, या हम उम्मीद लगा बैठे थे BCCI की तरह, इंडिया की तरह। और इंडिया ने जिस तरह परफॉर्म किया ना वर्ल्ड कप में, इस तरह हमारी मईशत है। देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जो एक ही एरिया है ना सबसे बड़ा, जिसके बारे में शुरू से 3 साल से बात हो रही है। PTI गवर्नमेंट आते के साथ ही, मेरे ख्याल शायद उससे पहले ही इसी टॉपिक पे बात कर रही है कि हम मईशत को ठीक करेंगे, मईशत को ठीक करेंगे। कर्जा जो बहुत है, जो सबसे बड़ा एरिया था ना जिसको पकड़ के बैठे थे, वही मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गया। मैं या फेवर में या अगेंस्ट नहीं बात कर रहा, मैं सीरियसली आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जिस तरह इन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री में तब्दीलियाँ ओवर द ईयर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स को बदलना और उसके बाद फिर बयानात का बदलना, फ्रॉम द डे वन आप देखें ये चीज़ मसला ही रहे। IMF एक प्रॉब्लम करता रहा हमारे लिए, हम जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। और अभी रिसेंट आपने देखा फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स कि नए शौकत तरीन साहब जो आए हमारे, उन्होंने भी कहा हम पहले नहीं जाएंगे, फिर उन्होंने कहा हम जाएंगे, अब हम जा रहे हैं। तो हम जो है इस वक्त जो है ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में है, पूरी मईशत भी और जितने जो उसको स्टेक होल्डर्स हैं ना वो भी। मैं आपकी बात काटूंगा क्योंकि मुझे एक बात याद पड़ती है कि जब हमारे यहाँ इलेक्शन कैंपेन में बातें की जा रही हो, तो यही बात कही जाती है कि हमारे यहाँ बिजनेसेस क्यों परवान नहीं चढ़ सकते, क्योंकि पॉलिसीज नहीं है, क्लैरिटी नहीं होती। लेकिन इस बार भी हम देखें शायद लैक ऑफ क्लैरिटी बहुत नजर आई, और अगर क्लैरिटी ना हो, पॉलिसीज कंटिन्यू ना हो, फेसेस कंटिन्यू ना हो, तो ये तो इंडस्ट्री के लिए बड़ा इंपैक्टफुल रहेगा। फेसेस कंटिन्यू ना हो, ये देखें ये बहुत ज़रूरी बात होती है। फेसेस के ऊपर ही बहुत सारी चीज़ें, उसका समझे फेसेस बहुत लीडरशिप है, या कोई भी एक एरिया है जहाँ पर एक फेस जो है वो बहुत फेमिलियर हो जाता है उसके लिए, वो बहुत एक मायने रखता है आपके लिए ना। तो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री में नया आदमी आ जाना, हफीज शेख का जो टेन्योर था वो अच्छा था बहुत, असद उमर का जो था वो इतना सरप्राइजिंगली अच्छा था। लोगों ने शायद उसके जो उम्मीद नहीं थी लेकिन लोगों जिस तरीके से वो जो टेन्योर रहा और जितने क्रंच मोमेंट पे रहा, वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत जबरदस्त रहा। और मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि जिस तरह उन्होंने हैंडल किया होता सिचुएशन पूरी दुनिया भर से, मतलब जो ब्रिज का रोल वो प्ले कर रहे थे दोनों तरफ से, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, वो बहुत आउटस्टैंडिंग कर रहे थे मेरे ख्याल से। जिस तरह जो सामने हमारे रिजल्ट आया अभी तक, उससे पहले असद उमर साहब थे, वो नहीं मैनेज कर सके इस तरह, और उसके बाद अब जो शौकत तरीन में उन्होंने आते ही आउल फॉल 2-3 मार दिए, और अब जो संभालते फिर रहे हैं। असल में तो देखें ये जो हम भी जो इकोनॉमी या फिर स्टॉक मार्केट है वो जो फेस कर रही है इस वक्त, वो तो उनके ही सारे गड़बड़ जो किए हुए चीज़ें थी उसको संभालते जो फिर रहे हैं। बयानात हों उसको सीधे करते फिर रहे हैं, पॉलिसीज़ हों उसको सही करते फिर रहे हैं, पॉलिसी जो नहीं आ रही हों उसको सही करते फिर रहे हैं। आज ये हो जाएगा, कल IMF के बाद चले जाएंगे, परसों मिनी बजट आ जाएगा, ये सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। तो उसी की वजह से जो अनसर्टेनिटी है वो कायम है और कायम रहेगी। लेकिन सुहेल भाई ये बताएं कि हम जब देख रहे हैं, जब भी हुकूमत डेवलपमेंट की बात करने लगती है, मुझे याद है
असद उमर साहब जब फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा कि हम इकोनॉमी में डेवलपमेंट करेंगे, ग्रोथ करेंगे, वो बड़े एम्बिशियस नजर आए। उसके बाद हफीज शेख साहब आए, उन्होंने बड़ा क्लियरली इस चांस रखा कि हमने मईशत को कंसोलिडेट करना है, हमने इसको स्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाना है। लेकिन फिर जब शौकत तरीन साहब आए, उन्होंने भी वही बयानिया दिया जो असद उमर साहब का था, और दोनों बार हम देख रहे हैं कि मुश्किलात बढ़ रही हैं। कंपैरेटिवली अगर हम हफीज शेख साहब का टेन्योर देखें तो उन्होंने स्टेबिलिटी को तरजीह दी, और उन्होंने जो एक काम किया वो इंपोर्ट्स का कट डाउन था, जिसके बाद हम देख रहे थे कि हमारा जो करंट अकाउंट है वो भी सरप्लस में रहा, हमारी इकोनॉमी में काफी हद तक एक स्टेबिलिटी भी नजर आई। अब ये सूरत हाल वैसी नजर नहीं आ रही। तो जाहिर बात है ना मुनीर, मैंने कहा ना जो एरिया आपका सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, आप कोई भी अगर कोई चीज़ लेंगे ना किसी भी टेन्योर में किसी भी गवर्नमेंट का, चाहे वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हो, चाहे वो जरदारी साहब की हो, चाहे मुशर्रफ साहब की हो, तो कोई एक एरिया देखेंगे जो कमज़ोर होगा किसी न किसी का। अगर आप अब मेरे हिसाब से नवाज शरीफ साहब का जो कमज़ोर एरिया था वो शायद जो एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स था वो शायद कमज़ोर था उनका, मैं ही समझता हूँ। ऐसे आप कह लें या फिर किसी और का कह लें, तो कोई एरिया जो कमज़ोर है ना वो एक्सपोज होता है। और हमने 3 साल में जो एरिया कमज़ोर देखा ना पीटीआई गवर्नमेंट का, वो सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री देखी, यहाँ पर ये ग्रिप अपनी नहीं जमा सके और उसी वजह से जो है स्टेबिलिटी आई नहीं। वैसे ये बात तो काफ़ी तक दुरुस्त है कि फाइनेंस का जो एरिया वो काफ़ी तक अनस्टेबल नजर आया, थोड़ा सा शेकर है। लेकिन नवाज शरीफ साहब के बारे में जो फॉरेन पॉलिसी की बात है ना, मेरे ख्याल से उनकी फॉरेन पॉलिसी ज्यादा जबरदस्त रही, कतर से लेके दूसरे मामला तक उनकी जो फॉरेन स्टैंडिंग रही वो तो सब नहीं, वो सही है, जोक्स अपार्ट। लेकिन बाकी अगर हम कोई भी एरिया किसी भी आदमी का, मेरा या आपके दरमियान में हम कोई कमजोर पॉइंट दिखेंगे तो वही एक्सपोज होने का डर होता है ना। तो पीटीआई के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो एक्सपोज हुआ है वो इनका यही फाइनेंस मिनिस्ट्री का ही हुआ है। क्या चैलेंजेस गुज़िश्ता हुकूमतों के मुकाबले में ज्यादा नजर आए जो ये सारा एरिया एक्सपोज हो रहा है, या तैयारी नहीं थी? क्योंकि अगर हुकूमत से पूछा जाए तो कहते हैं कि हिस्ट्री में ऐसे इवेंट्स नहीं हुए जो इस बार पीटीआई हुकूमत को नहीं, आई डोंट थिंक। देखिए, अगर ये एक बहुत गलत बात होगी, 2008 में जब सरदारी साहब आए थे तो एग्जैक्टली पूरे दुनिया में क्राइसिस थे और पाकिस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट बंद हो गई थी, जो इन्होंने ही नहीं की, किसी मतलब इसलिए नहीं हुई थी कि प्राइसेस अप एंड डाउन हो गए थे, वो एक बस फॉल आया था, फ्री फॉल, और ब्रोकर्स ने खुद ही बंद कर दी थी। और उस दौरान के उसके बाद से स्टॉक मार्केट भी उठी हैं, और उसी मुश्किल दौर में जब पेट्रोल प्राइसेस 137, 38, उस दौर में जब डॉलर आपका नीचे होता था, इसका मतलब है पेट्रोल प्राइस आज के रेट से भी महंगी थी। बिल्कुल सही। तो ये दौर आ चुका है, ये बात कहना तो सही नहीं है। हाँ, ये होता है कि मेमोरी लोगों की कमज़ोर हो तो मतलब एग्जेम्पशंस नहीं है, क्योंकि हर दौर में देखें तो मुश्किलात रही, कभी दूसरे स्टाइल में आई, कभी दूसरे तर्ज में आई, तो अब दूसरे तर्ज में आ रही। लेकिन सवाल तो ये भी आ रहा है सुनील साहब कि ऑलमोस्ट 3.5 साल का अरसा तो गुजर चुका है, और अब वो वक्त होता है जब आवाम एक्सपेक्ट कर रही होती है कि अब हमें रिलीफ मिलेगा, हुकूमत का आखिरी टाइम होता है, हुकूमत लोगों की तरफ अब देख रही होती है कि लोगों को किसी तरीके से खुश करे, जो मुश्किलात है उसको किसी हद तक रिलीफ दे। लेकिन अब जो सिचुएशन नजर आ रही है वो और ज्यादा बरक्स नजर आती है, मुश्किलात बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही, मजीद बढ़ रही हैं। तो लोग किस तरीके से इस पर रिएक्ट करें, लोग भी परेशान। नहीं, लेकिन एक बात तो मुझे बताएं, ये इनके पास तो बहुत अच्छा मौका था, इनके पाकिस्तान के लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कोविड जो था, इनको तो दुनिया भर से रिलैक्सेशन में मिली, थोड़ी काफ़ी चीज़ें इनके लिए बेहतर हो गई थी। उसके बाद जैसे ही कोविड के मामला ख़त्म होना शुरू हुए पाकिस्तान के अंदर, अब इंटरेस्ट रेट का मामला हो या फिर कार फाइनेंसिंग का मामला हो या इंपोर्ट बिल का मामला हो, क्या आपको नज़र नहीं आ रहा होता या मुझे नज़र नहीं आ रहा होता कि फ़लाँ चीज़ महंगी हो रही है, इंटरनेशनल ऑयल महंगा हो रहा है या कोल प्राइसेस महंगे हो रहे हैं, तो क्या मतलब जो टीम है, फाइनेंस टीम, इकोनॉमिक एडवाइजरी टीम जो बैठी हुई है, वो क्या कर रही है, मतलब व्हाट दे आर डूइंग, कि मतलब वो या तो अभी एक लेटेस्ट आपकी बात पे खबर दे दूं लोगों को कि अभी इस वक्त जो आरएलएनजी की जो डील्स होनी थी वो ऑन टाइम नहीं की जा रही, और अभी तक जो इत्तलात है शौकत तरीन साहब ने माना भी, वो मुश्किलात होती हैं, और शौकत तरीन साहब ने खुद कहा भी कि शायद अगर पहले ले लेते, कार्गो पहले लेते तो आज हमारे सूरत हाल डिफरेंट होती, और हमारे पास ना सिर्फ आरएलएनजी मौजूद होती, शायद चीपर रेट्स पे होती। काफ़ी जगहों पे इन्होंने ब्लंडर मारे हैं, काफ़ी जगहों पे पॉलिसीज टाइमली नहीं आई। मेरे ख्याल से मुझे लगता है जो इमरान साहब की जो टीम है ना, लीडरशिप उनकी इमोशनली बहुत अच्छी है, वो अटैचमेंट उनका पब्लिक के साथ, अपनी कौम के साथ है, लेकिन जो काम करने वाले लोगों की सलाहियत है उस पर शक व शुबात तो है। लेकिन एक सवाल तो ये भी उठ जाता है कि जब हुकूमत को इंटरनेशनल सतह से, इंटरनेशनल मार्केट से जब कोई चीज़ प्रोक्योर करनी होती है, तो ये देखने में आया 3.5 साल के अरसे में हुकूमत ने हर बार इसमें चूक की है, हुकूमत ने हर बार इसमें मिस्टेक की है, चाहे वो चीनी की बात करें, चाहे आप वीट की बात करें, चाहे आप गंदम की बात करें, और चाहे ये सीएनजी या गैस और आरएलएनजी। मुझे कंप्लीटली एक्सपोज हो गया है ये सेक्टर, जो इनका ये एरिया है फाइनेंस का, ये कोई प्रोएक्टिविटी नज़र नहीं आई, हमेशा रिएक्टिविटी नज़र आई है।
कहीं भी आप देखें, मुझे कोई इवेंट बताते हैं एक जहाँ ये प्रोएक्टिव इन्होंने मेजर लिया हो कोई, और वहाँ पर उन्होंने कोई ऐसी चीज़ की हो कि भला वहाँ यार यहाँ पर इन्होंने कंट्रोल किया, डॉलर बढ़ा तो देखें RLG जो कमोडिटी प्राइस है, तो वहाँ पर हर दफ़ा सूरत हाल से निकल जाती है फिर रिएक्ट, पानी ऊपर चढ़ गया निकल गया तब उसके रिएक्शन करते हैं ना, प्रोएक्टिविटी नहीं करते। प्रोएक्टिविटी अच्छी गवर्नमेंट्स अच्छी मिनिस्ट्रीज करती ही प्रोएक्टिविटी। दुनिया में आप जो भी मुल्क दिखते हैं, यूरोपियन कंट्री जो दुनिया में आगे हैं, वो क्यों आगे हैं? वो प्रोएक्टिव होते हैं। हमारे यहाँ रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी के बाद जो डिसीजन लेते हैं वो भी बड़े कंट्रोवर्शियल होते हैं, और पूरा आप थाली में रख के देते हैं अपोजिशन को। शायद सेफ प्ले करने की कोशिश करती है। सेफ प्ले अगर करती होती तो अपोजिशन को हाथ में थाली देखें, इतना आराम से आप देखें अपोजिशन कहाँ खेल रही है। अपोजिशन इस वक्त PDM के जलसे वलसे सब फारिग हैं। ओपोजिशन को उन्होंने क्या हाथ में दिया हुआ है? टेप्स वगैरह भी इतने जानदार नहीं है, ऑडियो टेप्स वगैरह। सबसे ज्यादा क्या जानदार है? महंगाई। बिल्कुल। ओपोजिशन भी एक ही कोर्ट में खेल रही है जहां इनका कमजोर एरिया है। ओपोजिशन को पता चल गया कि भाई इनका कमजोर एरिया ये है, यहाँ पर ये निकम्मे हैं और यहाँ खेलते रहो, क्योंकि यहाँ पर जो है इनका ऐसा मामला हैं जो करने भी जाते हैं ना तो कुछ उल्टा ही बढ़ जाता है। तो ये मामला है, और यकीनी तौर पे अगर इसके ऊपर अभी बात ना की जाए तो फिर वो बहुत दूर नहीं कि हम ये शायद बातें भी करना फिर उसके ऊपर कोई कारामद साबित नहीं हो। क्योंकि इस वक्त अगर बात करें तो पाकिस्तान मुआशी लिहाज से जिस मुश्किलात का शिकार है, तो ये वही हुकूमत है जिसको आज से 3-4 माह पहले बहुत ज्यादा सराहा जा रहा था। जब बजट अनाउंसमेंट हुआ तो हुकूमत के बारे में जितनी तारीफ की गई, और इनफैक्ट हर कोने से हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा तारीफें हुई, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो बहुत बरक्स नजर आती है। क्योंकि जो इंटरनेशनली जो तब्दीलियां हो रही हैं वो इतनी रैपिड है, इतनी तेज है, जिसके असरात शायद पाकिस्तान जब पहुंचते हैं तो वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाते हैं। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, वो मुल्क जब इस तरह के रिएक्शंस को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सी कोताहियां हो जाती हैं जिसके लिए शायद हम तैयार नहीं होते। लेकिन एक सवाल यह है कि जिस तरीके से हुकूमत, महंगाई एक बड़ा मसला है, अगर ये महंगाई को हुकूमत को कंट्रोल करना है तो क्या हुकूमत के पास फिलहाल एक ही टूल है जिससे वो महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जो कि स्टेट बैंक की सूरत में नजर आता है, मॉनेटरी पॉलिसी की तब्दीली की सूरत में नजर आता है? क्या यही एक टूल है या इससे बेहतर टूल्स भी हो सकते हैं? और जब इस टूल को एक्सरसाइज किया जाता है तो शायद महंगाई रुक भी जाए, लेकिन इसके बाद इंडस्ट्री के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज और मईशत की। जहां स्टॉक एक्सचेंज की बात होती है, मईशत इससे जुड़ी हुई होती है, और कहा यही जाता है कि जिस भी मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज को देखा जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो इकोनॉमी है उसका रिफ्लेक्शन नजर आता है। आज स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो स्टॉक मार्केट में मुसलसल जो मंदी का रुझान है वो देखने में आ रहा है। लोग परेशान है कि ये मंदी का रुझान आखिर कब और कहां जाकर रुकेगा, इसमें स्टेबिलिटी कहां तक आ सकेगी। गुज़िश्ता हफ्ते जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में कभी 800 तो कभी 900 और कभी 700 पॉइंट्स की मंदी देखी जा रही थी, तो उसके बाद अब लोग परेशान ये भी हैं कि आने वाले दिनों में जब मजीद इस तरह के इक़दाम उठाए जाएंगे तो स्टॉक मार्केट के ऊपर जो असरात होंगे क्या वो इन्वेस्टर्स बर्दाश्त कर सकेंगे या नहीं। ये एक बड़ा अहम सवाल है। इस वक्त हुकूमत जो महंगाई के लिए परेशान है वो इस टूल को बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स में तब्दीली कर देती है। गुज़िश्ता 3 से 3.5 माह के अंदर तकरीबन 2% का इसमें इजाफा कर दिया गया, यानी कि पहले 0.5% का चेंज किया और फिर एकदम से 1.5% का चेंज किया गया, जिसके बाद स्टॉक मार्केट के मुख्तलिफ हलकों में इस बात की शिकायत भी करते हुए नजर आए कि स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो तब्दीली है वो काफी ज्यादा परेशान कुन साबित हो सकती है। जिसके बाद ये भी देखा गया कि स्टॉक मार्केट में जो मंदी का रुझान है वो आपके सामने है। लेकिन क्या ये जो टूल एक्सरसाइज किया जाता है ये मईशत को बेहतर बनाने के लिए कारआमद होगा, या ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो अब पुरानी हो चुकी है? कुछ नए एवेन्यूज के ऊपर हुकूमत को काम करना पड़ेगा। सुहेल साहब, ये सवाल अब हर कोई पूछ रहा है क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं कि क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना जिससे एट टाइम्स इंडस्ट्री स्लो डाउन हो जाती है, लोग सेविंग की तरफ, लोग बैंक्स में पैसा रखने की तरफ तरजीह दे रहे होते हैं, और फिर जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में बहुत से लोगों ने इस बारे में रिएक्शन दिया कि जो चेंजेस की गई 1.5% का जो इस बार चेंज किया गया वो उनकी एक्सपेक्टेशन से ऑलमोस्ट डबल रहा। ये सारी चीजें कितनी मुश्किलात बढ़ा रही हैं? देखिए, एक तो पहले 0.25 बढ़ाया गया था, 0.5 नहीं, 0.25 बढ़ाया, अब डायरेक्ट जो है 1.5 बढ़ाया गया। तो अब ये समझ लें कि अब दो चीज़ें इसके अंदर है। एक तो पुअर गवर्नेंस होती है जो आपकी, एक जो हमारी इस CPI इन्फ्लेशन और SPI इन्फ्लेशन
एक तरह से दो टोकरियाँ होती हैं ना, एक हफ्तावार टोकरी है और एक बिल्कुल सही। रोज़ाना की टोकरी है, और एक टोकरी है जिसके अंदर सब्जियां, फल, फ्रूट, आटा ये सब रखा हुआ है, और उसकी कीमत के हिसाब से हम देखते हैं वो टोकरी 1000 रुपये की बनी या 500 की बनी, तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, हमारी जो आवाम है उसकी जो पर कैपिटा इनकम है, उसके हिसाब से ये बास्केट 400 रुपये की होनी चाहिए। सही। सीधा सीधा पब्लिक को समझाने के लिए, जिसमें आम जिंदगी गुजारने के लिए खाना पीना बेसिक्स आ जाए, और कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, दूध वगैरह हल्का फुल्का, तो 400 की वो बास्केट है। अब वो पहुंच गई आपकी 500 रुपये की। सही। उसी कीमत, वही चीज़ है, उसकी कीमत हो गई 500 रुपये। सही। तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ गया 25%। लेकिन अभी ये कहते हैं कि 10 से 12% बढ़ा है, मतलब कि 400 वाली चीज़ हो गई है 440 या 445 रुपये। सही। अच्छा, जिसमें सबसे बड़ी बात जो हमने ऑब्जर्व की हमेशा, उसमें सबसे बड़ा काम जो होता है वो तो ठीक है, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं, प्रोडक्शन बढ़ रही है, चीज़ें पास ऑन हो रही है, आपका रुपये पे असर पड़ रहा है, आपकी इंपोर्ट महंगी हो रही है, लेकिन जो गवर्नेंस होती है, जो नीचे जो इदारे हैं जो हमारे जो काम करते हैं, चाहे वो पुलिसिंग हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे के म्यूनसिपलिटी, कोई भी ऐसा इदारा जो बल्दियाती हो, नीचे लेवल पे जितना भी होता है ना चेक एंड बैलेंस वाला, वो गवर्नेंस के लेवल पे जो आता है, उसकी वजह से हमारा तकरीबन 50% या ऑलमोस्ट कह सकते हैं 30 to 50% उसके रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि मसनूई एक महंगाई पैदा की जाती है जिसको कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं है। तो वो 400 वाली टोकरी है, अगर ये सही तरह से अगर उसको, जैसे फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं इनके हैं कमज़ोर, तो गवर्नेंस भी इनका कमज़ोर है, अगर उसको भी अगर ये सही कर दें, वहाँ पर ये तकरीबन अपने 20% बचा सकते हैं। मतलब 20 रुपये ऑलमोस्ट 30% बचा सकते हैं, जो महंगाई कम हो तो लोगों को ज़रा बोझ कम पड़े। मैं आप ही की बात को एक दूसरे अंदाज में कहूंगा, और इस सवाल भी आपके लिए होगा। हम जब इन्फ्लेशन के नंबर्स लेते हैं, ये हुकूमत के लिए बड़ा सवाल है कि जब इन्फ्लेशन के नंबर्स लिए जाते हैं तो एग्रीगेटेड लिए जाते हैं, एवरेज आउट किया जाता है, यानी कि मुल्क के एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से तक जो भी चेंजेस आ रही होती है उसको सम करके एवरेज कर दिया जाता है। लेकिन जब हम कराची शहर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो शायद पंजाब के किसी दूसरे शहर जितने नहीं होंगे। यहाँ महंगाई की शरह बहुत ज्यादा होती है, जबकि दूसरे शहरों में देखा जाए तो महंगाई की शरह उतनी नहीं होती। इसके अलावा अगर हम फूड आइटम्स की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर लैंड जहाँ के मौजूद हैं वहां पे फूड इन्फ्लेशन काफी हद तक कम है, तो इसका इंपैक्ट हर शख्स के ऊपर डिफरेंट तरीके से हो रहा है। लेकिन जब गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करती है तो उसका जो इंपैक्ट होता है वो सबके ऊपर बराबर आ रहा होता है। ये भी तो कोई जस्टिफाई नहीं करती। कराची तो देखें हर सूरत में पिसता ही है ना, एलीट क्लास रहती है, टैक्स भी ज्यादा। कौन सी एलीट क्लास रहती है? यहाँ पे सबसे बड़ा स्लम भी मौजूद है। थोड़े से इस्लामाबाद छोटा सा है, वहां पर सारे ये मेंबरान वगैरह रहते हैं, बड़े बड़े पार्लियामेंट के। बाकी तो एलीट तो फिर इस्लामाबाद में रही ना, कराची में तो असल में काम करने वाले मजदूर लोग बहुत बसते हैं और पूरे पाकिस्तान से आते हैं। देखिए ज्यादा आवाम जहाँ रहती है ना बड़े शहर में, जो मेगा सिटीज होते हैं, वो उसके अंदर ऐसी चीजें होती हैं कि जहाँ पर हर दुनिया की हर चीज आपको कराची में मिल जाएगी। सही है ना, अमेरिका में मिले ना मिले लेकिन कराची में सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा कहते हैं कि कराची में इम्पोर्टेड हो, लोकल हो, हर चीज़ आपको कराची में मिल जाएगी। तो कराची जैसा शहर है उसकी इतनी वो सोचने की जरूरत नहीं कि ज़्यादा महंगा हो गया, कम महंगा हो गया। देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, इंडस्ट्री रुक जाती है, स्टॉक मार्केट बैठ जाती हैं। जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं ऐसे ऑल ऑफ अ सडन, पहले उन्होंने क्या गलती की, जैसे तुम्हें बता रहा था गवर्नेंस सही नहीं है, उसकी वजह से थोड़ा कंट्रोल कर सकते थे, कोर इन्फ्लेशन वगैरह बहरहाल नहीं की। लेकिन दूसरा उन्होंने क्या किया, सोने पे सुहागा, जहाँ पर बढ़ा सकते थे, जहाँ इनको पहले बढ़ाने चाहिए थे, जब ये राइजिंग कोल और राइजिंग ऑयल प्राइसेस या कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही थी, वहाँ पर बाकी रजा साहब बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने स्टेटस को मेंटेन किया। लेकिन उसके पीछे कितनी क्या पॉलिसियाँ होंगी या क्या किसके वेस्टेड इंटरेस्ट होगी वी डोंट नो, लेकिन उन्होंने बढ़ाया नहीं, 7% रखा। उसके बाद जब दोबारा बढ़ाने गए तो सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, वहाँ पर भी 50 से 75 बेसिस पॉइंट बढ़ जाते तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाती, और वहाँ पर जो आपका जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा था इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, वो थोड़ा रुक सकता था। उस वक्त नहीं किया गया, उस वक्त नहीं किया गया, एक्टिव नहीं किया गया, वही मसला है। देखिए ना, पहले जहाँ 7% मेंटेन किया गया, थर्ड लास्ट बता रहा हूँ मैं आपको, इससे पहले वाली नहीं, इससे पहले थर्ड लास्ट में स्टेटस को मेंटेन किया गया 7% पे, फिर सेकंड लास्ट पे 0.25 बढ़ाए गए और अब 1.5% बढ़ाया गया ना। तो जहाँ स्टेटस को मेंटेन किया गया था वहाँ 25 बेसिस पॉइंट बढ़ते थे, और यहाँ जहाँ 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाएं वहाँ 50 बेसिस पॉइंट बढ़ते थे, और आज 75 बेसिस पॉइंट बढ़ते थे। शायद जरूरत ना पड़ती, थोड़ा बहुत कंट्रोल होता करंट अकाउंट डेफिसिट पे और फिस्कल हमारे जो शायद एवरेज इंपैक्ट वैसे ही आता है, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन कंट्रोल हो जाती है, और ये 8.75 नहीं होता बल्कि ये 8.25 के अंदर हमारा मामला हल हो जाता। और एक सवाल ये भी तो है कि अभी 8.75 के बाद भी मामला तो हल नहीं हो रहे। नहीं, मामला तो हल नहीं होंगे। देखें, जब आपकी चीजें हाथ से निकल जाती है ना तो आप पकड़ तो रहे होते हो बहुत सारी जगहों पे, लेकिन एक जगह पकड़ लिया आपने, यहाँ 1.5 मार दिया,
अब आप पकड़ने की कोशिश तो करेंगे हर जगह पे, क्योंकि डॉलर पर थोड़ा ठहराव आ गया है, थोड़ा कमोडिटी प्राइसेस इंटरनेशनल थोड़ी रुकी हैं, हाँ, कुछ हद तक नीचे भी आ कुछ हद तक नीचे हुए, कुछ आपका मामला कुछ रुके हैं। लेकिन ऐसा दोबारा शूट हुआ तो फिर इनके हाथ से वो निकल जाएगी, और पीछे IMF का डंडा बैठा हुआ है कि भाई ये करो। मैं IMF की तरफ यार रसूल भाई, ये IMF का मसला मुझे समझ नहीं आ रही। हुकूमत अक्सर ये अनाउंसमेंट करती, बल्कि शौकत तरीन साहब ने कई बार मौकों पे कहा कि IMF के साथ हमारे मामला तय हो गए, लेकिन मामला तय नहीं होते। कभी हम सऊदी अरब चले जाते हैं, कभी वहां से हमारे पास फंड्स की बातें हो रही होती हैं। अब ये मामला आखिर तय कैसे होंगे? क्योंकि इस वक्त हुकूमत ने शायद जितने भी इकदाम की बात करें वो तमाम तर लेते हुए नजर आ रही है हुकूमत, और अगर नहीं लिए तो पहले क्यों नहीं लिए? और दूसरा सवाल ये भी आ रहा है कि अगर इतने सारे इकदाम IMF के कहने पे, IMF के डिजाइन पे लिए जाएंगे, तो क्या IMF को पाकिस्तान में मौजूद जो अवाम है उसकी मुश्किलात का अंदाजा भी है? क्योंकि इस वक्त लॉन्ग टर्म में शायद वो बड़े जबरदस्त हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसके असरात अवाम बहुत मुश्किल से भुगत रही है। देखिए, IMF के हमेशा 2 स्कूल ऑफ थॉट रहे, हमेशा से। पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट्स वगैरह ने ग्रो किया या हम डिसिप्लिन हो गए, ये बात तय है IMF जब भी आया है। लेकिन IMF में जाना इसका मतलब है हमारी ग्रोथ स्लो हो जाती है, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा कंडीशंस होती हैं, और उन्होंने मेक श्योर करना होता है कि ये कंट्री इस काबिल है कि हमें पैसा वापस देगा नहीं देगा, या दुनिया को नहीं दुनिया को दे सकता है नहीं दे सकता। दूसरा ये कि जब IMF की ठप्पा लग जाता है तो दुनिया की जो दूसरे इदारे होते हैं वो भी आप पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं कि भाई IMF ने दिया है तो इसका मतलब हम भी दे सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि IMF के अंदर आना ठीक है, हम डिसिप्लिन हो जाते हैं, हम निकम्मे हैं, हमको कोई ना कोई एक ऐसा प्रेशर करने वाला कोई चाहिए जो हमें डंडा देता रहे तो हम सही चलेंगे, क्योंकि हम खुद से नहीं चल सकते। लेकिन जो खुद से चलने वाले लोग होते हैं ना, वो IMF को या इस थॉट प्रोसेस को, IMF के थॉट प्रोसेस को पसंद नहीं करते। वो समझते हैं कि हमारी जो ग्रोथ जिस तरह होनी चाहिए एक वी शेप में, उस तरह नहीं हो सकती, क्योंकि IMF की बड़ी बहुत सारी कंडीशन होती हैं कि आप इस तरह कर सकते हैं, इस तरह नहीं कर सकते। ये इस तरह करने तो गए थे, आफ्टर ऐसा लग रहा है IMF की नौकरी कर रहे हैं फिलहाल। हाँ, लेकिन ये ऐसा करने गए थे क्योंकि अब हम अभी निकले थे हफीज़ शेख साहब से, जिनकी पॉलिसीज अच्छी थी और ऐसे कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आए थे इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस में, तो वो अभी हम निकले तो अच्छे दौर से निकले थे। इन्होंने उनकी अच्छे कामों का बजट तो दे दिया, उसके बाद ये संभाल नहीं सके और उन्होंने खर्चे शुरू कर दिए, या पैसे इंपोर्ट्स खोल दी ना एक तरीके से, पैसे नहीं संभाल सके ना। हाँ, इंपोर्ट्स खोल दी, इंपोर्ट्स को रिलैक्स कर दी, इसके बाद ये इसको मुझे इस तरह कहते हैं कि हम अच्छे हुए ही थे कि इन्होंने शेखिया बिगाड़नी शुरू कर दी कि भाई हम तो ये हो गए, हम तो ये हो गए। शायद ये स्टेबल नहीं हुए, उससे पहले इन्होंने एक बहुत ज़रा कहते धमाकेज बजट दे दिया, उस पर उनकी वाहवाह हुई, और फिर शायद उन्होंने बहुत सारी ऐसी पॉलिसी लाने शुरू कर दी, कामयाब जवान प्रोग्राम और ये और वो, जहाँ पर फिर उन्होंने ये भी कह दिया फ्लोर ऑफ द हाउस कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे। ये तो फ्लोर हाउस के अलावा ये जब कंटेनर्स पे होते थे तब भी ये कहते थे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम कशकोल तोड़ देंगे, तो ये सारे मामला तो हो रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आते हैं हम वहाँ पर, अब आज की सिचुएशन में आज ये होता है, हम IMF का कहता है अच्छा तुम तो बड़े कहते थे ना तुम नहीं आओगे, तो वो और टफ कर देता है, फिर भाई तुम्हें आना तो पड़ेगा। वो बोले हम नहीं आएंगे, जाओ देख ले, जाओ देखते हैं तुम क्या करते हो। तो उसमें क्या होता है, बोलता है अच्छा अब ये जब गए हैं, जब आप सारे बयान सुन रहे थे, जब आप प्रेशर में जाते हो ना किसी के पास, तो उसकी फिर वो 2 डिमांड्स बढ़ जाती हैं, 4 माननी पड़ती हैं, और अभी आप घुटने टेके गए हैं, टेके जा रहे हो, तो बोलेगा अभी पास ऑन करो, पेट्रोलियम लेवी भी लगाओ, क्यों दे रहे हो भाई जेब से, कोई भी चीज़ जेब से दे क्यों रहे हो? पेट्रोल की पूरे जो कॉस्ट है वो आप पास ऑन करो, गैस पास ऑन करो, बिजली पास ऑन करो, एक्सचेंज रेट जो है आपका, जो डॉलर एक्सचेंज रेट है उसको रियल टाइम पे छोड़ दो, इंटरेस्ट रेट है जो उसको रियल टाइम पे छोड़ दो। अभी आपका काइबोर जो है टी बिल्स है 6 महीने का, वो मेरे ख्याल से 10 हो गया है शायद। सही। और ऐसे ही लगता है कि जिस तरह टी बिल्स चल रहे हैं और जिस तरह मनी मार्केट में पैसा आया है डिपॉजिट में, तो ऐसे लग रहा है कि आपका अगला जो है वो 100 बेसिस पॉइंट मार्केट में बातें चलना तो शुरू हो गई। मैं सवाल यही आ रहा था ताकि मैं इस सेगमेंट को रैप अप करूं। इस वक्त जो बात की जा रही है कि जिस तरीके से स्टेट बैंक ने जो चेंजेस किए हैं, दिसंबर को एक बार फिर से अनाउंसमेंट होने जा रहा है, दिसंबर आई गेस 14 इस साल से अब 8 होंगी मॉनेटरी पॉलिसीज, 8 होंगी, और दिसंबर 14 आई गेस ये अनाउंसमेंट होने जा रही है फिर से। और अभी जो स्पेकुलेशंस हैं, जो डिफरेंट रिसर्चर्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि शायद जो ट्रेंड्स नजर आते हैं उसको देखते हुए स्टेट बैंक एक बार फिर से 1% का इंक्रीज कर दे। 1.25 की बातें चल रही है मार्केट में, और ये डबल डिजिट होने जा रहा है, 10% हो जाएगा इससे। दैट मीन्स ये जो डबल डिजिट है
अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसके बाद जो इंडस्ट्री है, जो सनतें जो हमने लगाई थी, जो हम बिजनेस को प्रमोट करने की बातें कर रहे थे, हम एसएमईज को प्रमोट करने की बातें कर रहे थे, इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट होगा तो लेंडिंग बोरोइंग के मामला मुश्किलात में पड़ जाएंगे, तो हमारी इंडस्ट्री आखिर ग्रो कब करेगी? देखिए ग्रोथ तो मैं समझता हूँ होती रहेगी, ग्रोथ तो नहीं रुकती, बट स्लो हो जाती है ना, पेस कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो आबादी तकरीबन 23 करोड़ 24 करोड़ के करीब है, आपकी एक वाइड रेंज आपकी इकोनॉमी है, क्योंकि उस पर है ना, एग्रीकल्चर भी है, फिर आपकी ये इंडस्ट्री भी आने वाली है अभी साथ साथ आ रही है, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, फिर एक्सपोर्ट में आप थोड़ा पीछे हैं तो आपके पास जगह बहुत है काम करने के लिए, आपके पास हैं तो वहाँ के बहुत, लेकिन मैंने कहा ना जिस तरह के ये इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर ये इस तरह करके लगाम नहीं देंगे, डॉलर्स को लगाम नहीं देंगे या फिर अपनी इंपोर्ट्स को लगाम नहीं देंगे, तो वक्ती तौर पर तो ये जो प्रेशर है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा 3 से 6 महीने के लिए, इसके बाद मामला दुरुस्त हो। अभी ये जो मिनी बजट आ रहा है, ये 350-400 अरब जी बिल्कुल इकट्ठा करना पड़ेगा, ये इकट्ठा करना पड़ेगा, और इसके इकट्ठा करने के यकीनी तौर पे बहुत से असरात होंगे। ये मुनीर, हमें इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए चाहे इंटरेस्ट रेट फिलहाल बढ़ाना पड़े, डॉलर को रोकना पड़े, करंट अकाउंट डेफिसिट को, फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करना पड़े, और बहुत से जो भी इकदाम करने पड़े, हमें प्रोएक्टिव रहना चाहिए। मैं सवाल भी यही होगा, और मैं आपसे ब्रेक के बाद इसका जवाब भी लेता हूं, कि जब हमें इकोनॉमी के बारे में 4 महीने बजट को प्रेजेंट किए हुए 4 महीने हो गए जी बिल्कुल, 4 महीने के बाद हमें ये नहीं पता कि अगले 4 महीने बाद हमें सारे जो मामला थे, जो हमने जो कुछ दिया था, हमें वापस लेना पड़ेगा, हमें पॉलिसी में इतना बड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा, तो आखिर ऐसे मामला में हुकूमत कैसे चल सकता है जब आपकी प्लानिंग ही अगले 10 साल 20 साल की ना हो, और 4 महीने में जो आप लूट सेल बजट की बातें कर रहे हो, उसके बाद अगर ये सारे इकदाम वापस लेने पड़े, तो आखिर ये बजट क्या बजट हुआ? और ये अगर बजट ऐसे ही देने होते थे तो शायद हुकूमत उस वक्त बजट ना देती, ये भी तो एक राय थी, इसके बारे में तो सोचा जा सकता था। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। अभी बात हो रही है हुकूमत के इकदाम की, और इस वक्त जिस तरीके से शौकत तरीन साहब ने फरमाया कि मॉनेटरी पॉलिसी की जो तब्दीलियां तो अपनी जगह, लेकिन अब मिनी बजट आने जा रहा है, इसके बाद नए टैक्सेस लागू होंगे, नए टैक्सेस के बाद हुकूमत के ये ख्याल है, ये गुमान है कि हुकूमत बहुत सारा टैक्स इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएगी, इसके बाद आय में भी खुश हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है, जब ये नए टैक्सेस लगाए जाएंगे तो इनका असर कंपनी पे पड़ेगा, और इसका एक और असर कंपनी के बाद स्टॉक मार्केट पे आएगा, यानी कि इन्वेस्टर्स परेशान एक बार फिर होंगे कि जहां पे एक तरफ इंटरेस्ट रेट की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, तो वहां पे जो ये टैक्सेस लगाए जाएंगे, नए टैक्सेस होंगे, या टैक्सेस को एवरेज आउट या यूनिफॉर्म किया जाएगा, इसके बाद बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत से एवेन्यूज के ऊपर मुश्किलात बढ़ेंगी। इन मुश्किलात के बढ़ने के साथ वो जो सनतें हैं उनके मामला बिगड़ेंगे, और उसके जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इंपैक्ट होता हुआ नजर आएगा। अब ये जो साइकिल है, ये पूरी एक चेन है, तो अगर आपने चेन का एक सिरा या धागे का एक सिरा खराब हुआ तो ये पूरी के पूरे मामला खराब हो जाते हैं, बिगाड़ पैदा हो जाता है। तो सुहेल साहब, सवाल वही है कि अगर 4 महीने में तब्दीली थी, तो शौकत तरीन साहब आज के तो फाइनेंस मिनिस्टर है नहीं, आज से हुकूमत का हिस्सा तो है नहीं, माजी में भी रह चुके हैं, सीनियर बैंकर भी रहे, इतनी क्या उजुलत होती है कि सडनली एक बयान आ जाता है कि मिनी बजट दिया जा रहा है। वो उस वक्त दिया जा रहा है जब ये देखा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट्स बहुत ज्यादा परेशान है, इंटरेस्ट रेट का जो अभी अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडस्ट्री का जो रिएक्शन है वो भी बहुत ज्यादा आ रहा है। ऐसे में इस तरह के बयान देना, ये आपको समझ आती? देखिए 6 महीने हो गए बजट को, ठीक है, बजट जिस तरह जोश में पेश किया गया था, उसकी 6 महीने कहाँ हुए? जून 15 हुआ था ना, तो हाँ, तो नवंबर एंड है, तो 6 महीने ऑलमोस्ट हो गए। देखिए जिस तरह जोश में पेश किया गया था ना, उस वक्त कंडीशन, इंप्लीमेंटेशन जून 30 के बाद से जुलाई 1 से होती है ना उसकी, तो 6 महीने 5 महीने तो हो गए ना। हाँ, 5 महीने हुए, मतलब ये तो अफसोस का मौका। 5 महीने के अंदर एक भी चीज़ नहीं हुई जो कही थी। देखिए हो भी नहीं सकता, दुनिया में कोई बड़ा मुल्क हो, बड़ा आदमी हो, एक घर हो, एक फैमिली हो, एक कारोबार हो, एक छोटी दुकान हो, सबसे उसका मेन जो बड़ा पॉइंट होता है ना, वो होता है उसकी मईशत, उसका इकोनॉमिक प्लान। जब आपकी जेब तगड़ी होती है ना, या स्टेबल होती है, तो बाकी चीज़ें आपकी सही जा रही होती हैं, आपकी सेहत भी सही जा रही होती है। इन्होंने यहाँ पर हमेशा सिर्फ और सिर्फ ब्लंडर मारे हैं। ये आप बोल रहे हैं 15-20 साल का एक्सपीरियंस, दैट डजंट मीन कि मतलब वो आदमी सही हो। देखें, तजुर्बे का कोई मोल तो नहीं होता। इस तरह तो आप कह सकते हैं कि एंग्रो का एक बहुत बड़ा सीनियर
एग्जीक्यूटिव जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री पे आ गया था, तो क्या वो मिनिस्टर कामयाब हो गए? दैट वाज ओनली पर्सन जिसके बारे में यकीन था जब पीटीआई हुकूमत में आएगी तो वो मिनिस्ट्री किसके पास जाएगी, तो वो भी अगर फेल हो गया वो तो तो ये अगर घर से पहले तय करके चले जाए कि भाई मैं ये संभाल लूंगा, तुम असी तुसी कर लेंगे, शायद तय करके चले जाते मामला तो ना यार इस तरह अगर ये अंधा बाटे रेवड़ी अपनों अपनों को, तो इस तरह कभी नहीं होता। काम होता है मेरिट की बुनियाद पे। अगर हफीज शेख साहब थे, वो आए थे, तो उन्होंने करके दिखाया ना कि भाई आई कैन डू, और उस क्रिटिसिज्म में करके दिखाया। और उन्होंने, और उन पे कितनी बातें हुई कि भाई द इज अ मैन ऑफ पीपीपी, पीपल्स पार्टी का आदमी है, ये क्या करेगा, कैसे करेगा, और उसने करके दिखाया। जो बंदा डिलीवर कर सकता हो, जिसमें ये मिनिस्ट्री मजाक नहीं है। अगर आप कोई 100 आदमियों का जमे गफील भी बैठा देंगे ना, तो यहाँ पर डिफरेंट माइंड के लोग होते हैं। आपको बहुत ही सिलेक्टेड लोग और अच्छे लोग चाहिए होते हैं इस जगह के लिए। ऐसा नहीं है कि आप ये क्या बात हुई कि एक फाइनेंस मिनिस्टर आके बोले फ्लोर ऑफ द हाउस के मुझसे गलती हो गई। आप 3 महीने हुए हैं और आप अभी आके बोल रहे हो कि हाँ मुझसे गलती हो गई कि मैंने जो ये कार फाइनेंसिंग वाला काम कर दिया। ठीक है, अरबों रुपए की गलती होती है। हाँ, आप सोचें आपकी अरबों रुपए की, छोटे से चंद अरब रुपए की गलती, चंद अरब, क्योंकि हमारा मुल्क तो ये, हम तो ब्रुनाई के सदर, हम ब्रुनाई में रहते हैं, पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, तो हमारे अरबों रुपए की फिर और आके बताना कि गलती हो गई। अच्छा, इतनी बड़ी इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी जो बनाई हुई थी साथ साथ, वो क्या कर रही थी? उनके अपने इंटरेस्ट थे, क्या थे? मतलब आप सोचें कि ऐसी इतनी मुश्किल में हम खड़े हुए हैं। हमारा मुल्क 4 साल से 3 साल से या पता नहीं सालों से, सदियों से इस जगह पे कमज़ोर है। हम इंडिया से पीछे हैं फाइनेंशियली, हमारा रुपया, बांग्लादेश से पीछे फाइनेंशियली, जो स्टेप ब्रदर कहेंगे बांग्लादेश को, हम उससे काफ़ी पीछे हो गए। हमारी एक्सपोर्ट उससे पीछे है, दुनिया में हम पीछे रह गए हैं। तो इसका मतलब हमारी मईशत शुरू से कमज़ोर रही है पिछले 30-40 साल से। और आप आए भी उसी बुनियाद पे हो कि पिछले 10 साल जो है इसने चोरी करी, उसने चोरी करी। तब आपने अगर चोरी नहीं भी की ना और ना अहली कर दी, तब भी आपने और उसमें कोई बराबर फ़र्क, मतलब कोई फ़र्क नहीं है। चोर और ना अहल, तो ये देखा जाएगा ना किस एकदम से मुल्क को कितनी बड़ी डेंट, पब्लिक को तो नुकसान हुआ है। पब्लिक को, इस दफ़ा पब्लिक को बहुत नुकसान हुआ। 2018 में लोग बर्दाश्त कर गए थे कि नए नए आए हैं, चलो चांस देते हैं। वो 2019 कोविड, मैंने कहा जिस तरह ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, 2020 जो है बहुत अच्छा रहा बिकॉज ऑफ हफीज शेख, द पॉलिसीज ऑफ, और इसके बाद थोड़ा कह सकते हैं रजा बाकिर का बोल्ड एक थे। इस दफ़ा जो पिछला इन्होंने पिछले 4 महीनों में जो काम किए हैं, वो ऐसा साफ नज़र आता है कि या तो ये पूरे प्री प्लान्ड है कि किसी तरह ये फेल किया जाए गवर्नमेंट को, या ये कि मिनिस्ट्री नाअहल है, उन्होंने बहुत बुरे फैसले किए हैं। और मार्केट पे इसका लंबे टाइम तक ऐसा असर रहेगा कि डिमांड जो है कम हो जाएगी स्टॉक मार्केट्स में, और जो मार्केट जो है अपने रेंज बाउंड टेरिटरी में। मैं स्टॉक की तरफ आता हूँ, एक सवाल का जवाब देते मुख्तसर। इस तमाम तर एक्टिविटी के बाद आपको लग रहा है शौकत तरीन साहब कहीं ना कहीं उनकी जो पोजीशन है एज अ फाइनेंस मिनिस्टर अब खतरे में नजर आ रही है? देखिए, आई डोंट नो, लेकिन ये जिस तरह सेनेट की कोई सीट इनको देने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि देनी तो पड़ेगी, या ही विल रिमेन एडवाइज़र। तो अगर एडवाइज़र रहेंगे तो कितने अर्से तक रहेंगे? अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई पक्की जगह देनी है, अभी भी 2 साल हैं, तो क्या दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव है, या फिर विल बैक टू द के पुराने हफीज शेख साहब के पास जाएंगे? क्या करेंगे? आई डोंट नो, लेकिन मैं नहीं समझता, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि ये कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि अगर शौकत तरीन साहब का कंटिन्यूशन को लेके अभी तक सवालात हैं, तो फिर जब आपके सवाल आते हैं तो यकीन तौर पर इंडस्ट्री के सवाल आते हैं। हम जो सवाल यहाँ बैठ के कर रहे होते हैं, ये दरअसल हमारे सवाल नहीं होते, लोगों के सवाल होते हैं जो हम यहाँ कर रहे होते हैं। तो यकीन तौर पर जब फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में कुछ ना कुछ शकूक को शुबात हों, तो फिर इन्वेस्टर्स तो जो हैं वो शकूक को शुबात। लेकिन एक बात उसके साथ ऐड भी कर लेते हैं कि लेट्स सी, अब चेंज ना करना हो, फ्रंट पे फेस यही रहे, बाद में पीछे से चीजें कोई और चला रहा। चलें अगले बात की तरफ आते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा, हमें रैप अप भी करना होगा। स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जिस तरीके से अभी नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, एक तरफ जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट हुआ, स्टॉक एक्सचेंज है, हमारी स्टॉक मार्केट तो वैसे ही इतनी फ्रेजाइल है कि अभी जैसे आपने देखा कि एक कंपनी की न्यूज आती है TRG की, उस अनाउंसमेंट के बाद जितने सारे जो उसमें जो पार्टिसिपेशन होती है, जो शेयर होल्डिंग होती है, उन तमाम तर कंपनी के स्टॉक्स के हवाले से लोग परेशान हैं, उनकी पोजीशंस के बारे में लोग परेशान हैं, मार्केट एकदम से नीचे आ जाती है। हमारी स्टॉक मार्केट इस हद तक फ्रेजाइल क्यों है? इतने साल गुजर गए, हमारी फ्रेजाइल स्टॉक मार्केट क्यों नहीं सही संभल पाती? पार्टिसिपेशन नहीं है ना सबसे पहले तो, ये तो हम कितनी दफा सालों से बात कर रहे हैं। पार्टिसिपेशन कौन लाएगा? इवेंट मैनेजर्स लाएंगे? नहीं, पार्टिसिपेशन तो स्टॉक की इंतजामिया लाएगी ना। पार्टिसिपेशन जब इतनी हाईली रेगुलेटेड मार्केट अगर होगी तो मार्केट कहाँ चलेगी? आपकी मार्केट इतनी ओवर रेगुलेटेड मार्केट है, SCCP, स्टॉक एक्सचेंज यही लेकर आएंगे, और कौन लेकर आएगा?
ब्रोकर्स ला रहे हैं? नहीं, ब्रोकर्स तो अपने हिसाब से ला रहे हैं। एक दिन 2 अकाउंट खुलते हैं तो उसी दिन 2 अकाउंट सामने क्लोज हो रहे होते हैं, तो बराबरी हो जाती है। तो कहाँ से पार्टिसिपेशन बढ़ेगा? बट सवाल तो ये हमारे यहाँ मुल्क में आई गेस कमोबेश 5 लाख बैंक अकाउंट है, 2.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, और बैंकों के ज्यादा है, बैंकों के ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा है, सही है, काफी ज्यादा है शायद, आई डोंट नो द नंबर। ठीक है। तो अगर बैंकिंग अकाउंट्स की बात कर लें और स्टॉक मार्केट के अकाउंट्स की बात कर लें और कराची की बात कर लें, कराची में आमतौर पे हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट का थोड़ा दीगर शहरों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा रुझान है, कल्चर ज्यादा है, एक माइंडसेट भी डेवलप हुआ हुआ है। और कराची की आबादी कमोबेश तकरीबन 2.5 करोड़ आबादी है, जिसमें अगर हम एडल्ट्स की बात कर लें जो कि ऑलमोस्ट 30+ होंगे, वो कहीं ना कहीं 1 करोड़ लगा लो, सब 1 करोड़ यार, 1 करोड़ की आबादी को भी मैं देख लूं तो ये स्टॉक मार्केट की रिफ्लेक्शन तो नहीं है। तो 1 करोड़ की आबादी है ना भाई, 1 करोड़ 30 लाख अकाउंट हो गए ना क्रिप्टो में आपके, पाकिस्तानी हो गए। तो यही तो कह रहा हूं, जब स्टॉक एक्सचेंज में तो भाई नहीं हो पा रहे, क्रिप्टो में हो पा रहे, तो क्रिप्टो हमसे बेहतर नहीं हुआ। इतने टैक्सेस, इतनी बड़ी बड़ी कमीशन है, इतने टैक्सेस, इतनी ओवर रेगुलेटेड, तो कहाँ पर पार्टिसिपेशन? भाई आप एक अकाउंट खोलने जाते हैं, 50 चीज़ें मांग रहे होते हैं, उसके बाद भी पता नहीं कितनी चीज़ों से मैनिपुलेशन भी देख रहा होता है, उसको देखनी है कि मार्केट यूं गिर भी रही है। एक छोटा सा कोई केस होता है, कोई खबर आती है तो मार्केट गिर जाती है, उसको नुकसान भी बर्दाश्त करना है, और पूरा साल और पूरा, क्योंकि एक मुल्क की मार्केट है ना, कोई इंटरनेशनल मार्केट तो है नहीं, कमोडिटीज मार्केट हो या फिर क्रिप्टोज हो तो इंटरनेशनल मार्केट है। तो एक क्लाइंट को, एक पार्टिसिपेंट को फ्लक्चुएशन रोजाना मिल रहा होता है, यहाँ तो 6-6 महीने मार्केट चौक रहती है, तो क्या काम होगा? तो अगर ये मार्केट इस तरीके से अगर रिएक्ट करेगी, और अभी जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट है उसकी वजह से मार्केट में जो एक पैनिक कहीं ना कहीं मौजूद है, क्या हम इसी तरीके से अगर इस मार्केट को चलाते रहेंगे, लगता है अगर आने वाले साल 2 साल में ये मार्केट कहीं ऐसी जगह पे खड़ी होगी जहां पे हमारा पार्टिसिपेशन लेवल कुछ बेहतर हो सके? हाँ, मैं ये समझता हूँ कि अगर हो सकता है तो हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया और मीडिया पे एक बहुत ज़्यादा हाइप हो जाए क्रिएट, तो हो सकता है कि भाई बहुत सारे लोग आ जाए। अदरवाइज एक चीज़ तो पक्की है, अगर आज जो हमारी मार्केट है रीजन में सबसे सस्ती इसीलिए है कि पार्टिसिपेशन बहुत कम है, और जो हमारा जो जेन्युइन इन्वेस्टर है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल के बारे में देखा जाए तो हमारी मार्केट अभी भी 10% भी आपका हो जाए ना इंटरेस्ट रेट, तब भी आपकी मार्केट बहुत सस्ती है, चीप है, जिस वैल्यूज पे मिल रही है। लेकिन वजह यही है कि इसके जो प्लेयर्स हैं वही लिमिटेड है, जो पिछले 30-40 साल से हैं बस। बट सुहेल साहब, सवाल ये है कि ये जो प्लेयर्स, लिमिटेड प्लेयर्स हैं, जो आज से 5 साल पहले जो अकाउंट्स की जो तादाद थी, आज से 10 साल पहले जो अकाउंट्स की तादाद थी, मोर और लेस शायद उतनी ही तादाद है। हमने देखा कि इस साल कुछ लिस्टिंग्स भी होती हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने कहा कि सोशल मीडिया पे हाइप हो जाए, उससे शायद आ जाए। लेकिन रिसेंटली हमने देखा है एक ड्रामा सीरियल हुआ जिसमें स्टॉक मार्केट के कैरेक्टर्स की बात हुई, कुछ फैंटेसीज भी दिखाई गई स्टॉक मार्केट को लेके, मेरे पास तुम हो, उसके बाद लोग आए, ठीक है, लोग आए, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं किया गया ना। एक चीज फ्री, एक हाइप थी जो फ्री में आपको मिल गई भाई, इंडिया है, आप मुनीर इंडिया में देखो, इंडिया में सोशल मीडिया पे इस चीज को बढ़ावा दिया जाता है कि आप जो है वो हम मार्केटिंग करें हमारी, ठीक है ना, ब्रोकर्स अपनी तरफ से मार्केट कर रहे होते हैं, और इंडियन चैनल्स आपको भी पता है कि भरे पड़े हैं, बिल्कुल भरे पड़े हैं, फंडामेंटल से टेक्निकल से, और अब पाकिस्तानी सोशल मीडिया भी काफी बेहतर काम कर रहा है, चैनल्स खुल रहे हैं बहुत सारे, लेकिन उनको काम तो करने दिया जाए तब ना। अच्छा, एक सवाल तो ये भी है कि हमारे यहाँ अब मुल्क में अब देखते हैं कि डिफरेंट फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, या बिटकॉइंस जिस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस तरह के इनिशिएटिव्स को प्रमोट करते हैं। आप आज किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उठा लें, आपको उसके ऊपर उन एड्स की भरमार नजर आएगी, इन्फ्लुएंसर्स को अट्रैक्ट किया जाता है, ऐसे चेहरों को अट्रैक्ट किया जाता है जिससे देख के लोग उस तरफ रागिब हों। मार्केटिंग होती है, और एक ऐसे अंदाज में होती है कि लोग उसको अपना हिस्सा समझने लगते हैं, लोगों को समझ आती है कि आखिर वो उस मैकेनिज्म को कैसे अपना सकते हैं। बहुत बड़ी यहाँ पे क्यों नहीं होती? आप देखें, बहुत बड़ी बड़ी सीरीज, ड्रामा सीरीज बनी है अभी, स्कैम 1992 बना था, उसके बाद भी एक मजा, हालांकि वो नेगेटिविटी में था, लेकिन उसके बाद भी मार्केट बढ़ गई उसकी। इंडियन मार्केट देखें आप कहाँ पहुंची हुई है, उसका 4.5 करोड़ पार्टिसिपेंट हो गया, 4.5 करोड़। इंडिया में 2 स्टॉक मार्केट्स हैं, वो अलग बात है, लेकिन पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 4.5 करोड़। हाँ, हमारे तो लाखों में है ना, सिर्फ वहाँ करोड़ों में चले गए। चले आबादी के परसेंटेज भी लगाएं तो उनकी मल्टीपल 6 पे कर लें, तब भी हम बहुत पीछे हैं। अच्छा, और दूसरा, हमारी मार्केट की वैल्यू क्यों नहीं है? हाँ, इंशाल्लाह अगर MSCI सब अब जो है अगर कंटिन्यू हम फ्रंटियर मार्केट में रहते हैं तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मार्केट चलना शुरू होती हैं, एक हाइप क्रिएट होता है, तो खबरों की जीनत बनती है, तो फिर नया पार्टिसिपेंट आता ज़रूर है। बट सवाल ये है, जब ये मार्केट चल भी जाएंगी तो इसका जो फायदा होगा वही चंद लोगों को हो रहा होगा, और उनका जो फायदा होगा वो भी क्या होगा, वो पहले के लॉसेस रिकवर किसी हद तक कर रहे होते हैं।
नया पार्टिसिपेंट नहीं आता, नया जो एक चीज होगी नहीं आता। मुनीर, एक चीज जब होगी, एक चीज हमेशा याद रखना आप, शायद आपके पास टाइम भी कम हो, क्रिकेट टीम हमें उम्मीदें ख़त्म हो गई थी, रमीज राजा आए, एक क्रिकेटर आया इस इदारे में, पीसीबी में, और वो क्रिकेट टीम ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया और अच्छा परफॉर्म किया। इवन के 15-16 दिन पहले मैच के बाद, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ उसके बाद लोगों ने एक उम्मीद जागना शुरू कर दी और इवन बहुत अच्छा दे प्लेड सेमीफाइनल आउट क्लास। इसी तरह प्रोफेशनल लोग चाहिए। कब आएंगे, कहाँ से आएंगे, कब आएंगे? अभी तक जो जितने लोग हैं और जैसे जैसे लोग हैं, एक साहब हैं वो समा मनी पे आए, उन्होंने बोला मैंने ब्लंडर कर दिया भाई, नया सॉफ्टवेयर लगाते हुए हमने गलती कर दी और हम बाद में तहकीकात कराएंगे, तहकीकात होएगी, वो किधर होएगी पता नहीं है चला। सही। ऐसे जब लोग होंगे आपके पास, उनको पता ही नहीं। देखिए एक आदमी होता है ट्रेंड किस्म की नौकरी करने वाला, सालों से आप होते ना एम्प्लॉय मेंटेलिटी, वो उस ओहदे पे इतनी शार्प जगह पे नहीं चला सकता। इस जगहों और PSX की जगह सेंस ऑफ ओनरशिप की कमी है, सेंस ऑफ ओनरशिप की स्किल्स ही नहीं है। जो स्किल्स चाहिए ना, एक अच्छा ब्रोकर क्या होता है पता है, दाई होती है स्टॉक मार्केट की, एक बड़ा सुलझा हुआ ब्रोकर और समझ ले सक्सेसफुल ब्रोकर, उसको लेकर आना चाहिए इस सीट पे, तब जाके आपको पता चलेगा। हमारे यहाँ खुशामदी टोले को तरजीह दी जाती है इस तरह के मामलात के ऊपर। मैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खुशामदी टोले ही देख रहा होता हूँ दोनों हज़ारों में, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज कौन है काम का, मुझे बता दीजिएगा आदमी, एक आदमी भी विजन वाला हो। आपके सामने ही सॉफ्टवेयर वाला जो सीन हुआ उसमें क्या हुआ, इन्होंने इतने सारे टेस्ट किए, फिर सॉफ्टवेयर लगाया सामने, एक रेप्लिका एक सॉफ्टवेयर बनाया भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, और बाद में उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ख़राब और हम इंक्वायरी करेंगे। अब वो सॉफ्टवेयर कब आएगा, उन्होंने कोई डेट भी नहीं दी। बट वो तो तैयार था, वो तो इतना तैयार था कि उसको तो लॉन्च किया जा चुका था। किया लॉन्च, वो फेल हुआ, उसको वापस ले लिया इन्होंने। अब इन्होंने जो है उसको वापस लॉन्च करने की दोबारा डेट नहीं दी। SME बोर्ड आ गया है, बहुत सारी कंपनियां लॉन्च हो चुकी हैं ओवर द ईयर्स। आपका अभी भी जो बुक बिल्डिंग का सिस्टम है वही है, आपको अभी भी आपके लिए बुक रनर चाहिए, कोई डायरेक्ट लिस्टिंग नहीं हो सकती। यहाँ पर टोटल इस वक्त जो है वो मैनिपुलेटेड मार्केट है, कुछ हाथों में है। मार्केट जब बढ़ेगी, जब यहाँ पर PM खान साहब की या किसी की नज़रें गर्म होगा और यहाँ पर प्रोफेशनल लोग आएंगे। मुझे एक सवाल का जवाब देना, इसके बाद मैं प्रोग्राम रैप करूंगा। ये जो आपने सॉफ्टवेयर की बात की और ये सॉफ्टवेयर चाइनीज स्टॉक मार्केट से लिया गया, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इससे जो हमारे चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं, चाइनीज पार्टनर्स हैं, चाइनीज डायरेक्टर्स हैं और खुद चाइनीज सॉफ्टवेयर की साख पे भी एक बड़ा सवाल उठाया गया? नो, क्यों? एक दुनिया में डिमांड है, आपने अपग्रेड करना अपने आप को, आप नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, वो सॉफ्टवेयर जब दुनिया भर में सही चल रहा होता है, सॉफ्टवेयर तो सही चलना, सॉफ्टवेयर थोड़ी खराब है। तो ये हाँ, तो यही इंप्रेशन आ रहा है ना कि किस तरीके से कि सॉफ्टवेयर के साथ इन्होंने बहुत सारी चीजें जो जोड़नी होती हैं, जो सॉफ्टवेयर को चलाता। हमारे पास तो वेंडर है ना, एक किट्स है, कैट्स है, इसी तरह ये सॉफ्टवेयर ला रहे थे और उसके साथ उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था, वो फेल हुआ ना। ये थोड़ी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बारे में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश नहीं, बहुत सारी इसमें नई चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। सॉफ्टवेयर लगने से तो फायदा ही होगा, बिल्कुल फायदा होगा। यही बात है कि हमारा जो चाइनीज इन्वेस्टर है, वो जो हमारा जो कंसोर्शियम पार्टनर है, वो हमारी स्टॉक मार्केट के लिए बहुत हमारी टेक्निकल टीम फेल हो गई स्टॉक की, बात यह है, यही बात है। और यकीन तौर पर अगर इसको समराइज किया जाए तो हमारे यहाँ पे अगर हमारी मार्केट को एक्सपेंड होना है तो शायद इसके लिए दो ही तरीके हैं। पहला कि मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ाई जाए, जिस तरीके से सुहेल साहब ने कहा। लेकिन अगर दूसरा तरीका अगर हम देखना चाहें, जो मार्केट को ओवरनाइट और बहुत कम अरसे में मार्केट को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा कर सकता है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए एक और बहुत जरूरी है स्टॉक मार्केट के लिए, हमारी मार्केट को बढ़ना बहुत जरूरी है। हमारी दुनिया में स्टॉक मार्केट सबसे नीचे है, पीछे है। और दूसरा ये केसेस होते हैं ना, TRG जैसे, या मैनिपुलेशन जो जाती है, या कोई एक न्यूज़ आई, आइटम धड़ाम से गिर गया, कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ पर थोड़ा इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन की जरूरत है। अगर इन्होंने अब भी ना किया तो आने वाले वक्तों में एक और मार्केट सामने खड़ी हुई है, पहले कोई नहीं थी, अब आपकी क्रिप्टो सामने खड़ी हुई है, वो एवेन्यूज मौजूद है जिसके ऊपर यूथ बहुत तेजी जा रहा है। अगर पहले तो कोई और जगह नहीं थी, कोई वेन्यूज नहीं होते थे, स्टॉक मार्केट की तरफ लोग खिंचे आते थे, अब सामने वेन्यू मौजूद है। इट विल बी अ डिजास्टर अगर उन्होंने कुछ नहीं किया। और शायद अगर यही सूरत हाल रही तो वी नेवर नो कि हमारी जो मौजूदा इन्वेस्टर्स की जो तादाद है वो भी शायद आहिस्ता इसमें कमी हो सकती है। लेकिन यहाँ एक चीज और भी हो सकती है कि अगर ये सॉफ्टवेयर आ जाता है और सही तौर पर इनकॉर्पोरेट हो जाता है
तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होगी जो हमारी चाइनीज मार्केट है, हम उस मार्केट से अपनी मार्केट को लिंक कर सकेंगे, जोड़ सकेंगे, एक ब्रिज का किरदार अदा किया जा सकेगा। और अगर वहां से इन्वेस्टर्स, वहां के जो फंड्स हमारी मार्केट में हिस्सा लेते हैं, वहां की कंपनीज क्रॉस बॉर्डर लिस्टिंग्स हो जाती हैं, तो हमारी मार्केट बहुत कम अरसे में जो कुछ लूज कर चुकी है वो बहुत तेजी से गेन कर सकेगी। लेकिन शायद कोई लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कोई लिंक है जो मिसिंग है। ना जाने ये सूरत हाल कब बेहतर होगी। लेकिन अगर प्रोग्राम को रैप करने की बात करूं तो आज के प्रोग्राम में जो हमने जो मामला डिस्कस किए वो यही है कि इस वक्त जो अरसा रह गया हुकूमत के पास, हुकूमत को सख्त इकदाम तो लेने होंगे, लेकिन उन इकदाम के साथ ये भी देखना होगा कि हुकूमत अवाम के लिए ऐसी मुश्किलात ना खड़ी कर दे जिसके बाद अवाम की चीखें भी निकलना मुश्किल हो जाए। अवाम इस वक्त जिस मुश्किल सूरत हाल में नजर आती है, अवाम के लिए इस वक्त जो महंगाई का जो जाल है वो जितना तंग हो चुका, अवाम के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। लेकिन इस बढ़ती हुई मुश्किलात के साथ अगर हुकूमत चाहे तो अवाम को ना सिर्फ रिलीफ दे सकती है, लेकिन हुकूमत अपनी मीशत के हवाले से भी मामलात बहुत बेहतर कर सकती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो या पाकिस्तान के दीगर इदारे, अगर इस तरीके से काम किया जाए जहां पे इंडस्ट्री और मेजर स्टेक होल्डर्स की कंसेंट भी शामिल हो जाए, तो यकीन तौर पर इस तरह के रिएक्शंस और रिटेलिएशन हमें देखने को ना मिले। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो सूरत हाल है वो कुछ हद तक बेहतर होगी, क्योंकि जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो विंटर सीजन है ये बहुत बड़ा डिसाइसिव सीजन होने जा रहा है। और इस विंटर सीजन के बाद जहां डिमांड्स में इंटरनेशनली कुछ हद तक कमी होगी, इंटरनेशनल प्राइसेस में स्टेबिलिटी होगी, उसके बाद जो सूरत हाल वो काफी हद तक बेहतर हो सकती है। और अगर ये सूरत हाल बेहतर हो तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान इसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुनीर में उनको इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।